मैं फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा हूँ। मैं एक सेकंड जनरेशन एयरफोर्स ऑफिसर हूँ। But I never that Nitisha was as committed and dedicated when I cracked airport। उसके बाद वो मेरे पीछे पीछे उसने कहा नहीं मैं भी ज्वाइन करोगे और मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। तो दैट वन उसका ड्रीम था एंड वो ड्रीम के साथ ओटी पे गई एंड उसमें ये कहते हैं उसने काफी अच्छी तरीके से अपना पास आउट हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद अगर आप आर्मी का सिस्टम जानते हैं जो एस एस ऑफिसर्स के लिए है, वो पहले 5 साल, फिर 5 साल के बाद आपको बोलते हैं कि आपको एक्सटेंशन चाहिए क्या। तो उसने कहा हाँ मेरे को एक्सटेंशन चाहिए बिकॉज बाय द टाइम शी गॉट मैरिड तो एंड हस्बैंड वाज इन द आर्मी। तो उसने कहा मैं लूंगी एक्सटेंशन। तो ये परमानेंट कमीशन की बात चली रही थी आर्मी में कि वुमेन ऑफिसर को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन उसमें कोई कंफर्मिटी नहीं आई। मेरी सिस्टर मेरे फादर से काफी इंस्पायर्ड रहती थी एंड मेरे फादर यूज्ड टू एडवाइज हर, ही वाज ऑलवेज एडवाइजिंग हर बिकॉज़ पैरेलली मैं 5 साल के बाद निकल गई। ओके। ऐसा ये डॉग सिस्टम जो एक्सटेंशन का है ये मेरे को कंड्यूसिव नहीं लग रहा है। मेरे को अपना लाइफ को एक एडॉप्ट सिस्टम में नहीं चलाना है। बट मेरी सिस्टर की अरेंजमेंट डिफरेंट थी तो उसने ये चूज किया कि वो एडॉप्ट सिस्टम को एडॉप्ट करेगी जी। एंड उसने ये किसी एक्सटेंशन पे लिया। 5 साल के बाद 4 साल का एक्सटेंशन हुआ। तो 2011 में जब वो एक्सटेंशन 5+5+4 14 ईयर्स का जब उसका टेन्योर खत्म हुआ तो उस टाइम पे 2011 में उसके मतलब शी वाज मेजर नितिशा था एंड मेजर नितिशा को और उसके कुछ पोस्टमेट्स जो थे उस टाइम के उन लोगों को मार्च आउट ऑर्डर दे दिया। इनफैक्ट उनको 3 महीने के लिए यूनिफॉर्म में देवर आस्क्ड टू सर्व बट उनको सैलरी नहीं। एंड देयर वाज अ डिबेट कि इसको एक्सटेंशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। मतलब अगर आप एसएस का एक्सटेंशन देखें तो उसका सिस्टम ऐसा है कि 5 साल फर्स्ट ईयर, फर्स्ट टेन्योर, देन 5 साल, देन 4 साल, देन 5 साल। तो 20 साल ना हो इसके लिए इन्होंने बीच में ये 4 साल डाले। तो मेरी सिस्टर ने उस टाइम पे लिटिगेशन शुरू किया आर्मी को बताने के लिए कि ये गलत सिस्टम है। एंड रेखा पल्ली जो आज की डेट में जज है, उस टाइम तो वो एडवोकेट हुआ करती थी। जी। तो उन्होंने मेरे सिस्टर का केस उठाया और बबीता पूनिया केस जो है उसके उसको बेस रख के ये केस उन्होंने मेरी सिस्टर को उठाया। एंड स्टार्टिंग केस ये नहीं था कि ये कहते हैं परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए वुमेन ऑफिसर को। और ये जर्नी 2011 से शुरू एंड उस टाइम पे से कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक रिप्रिमांड किया था आर्मी को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप 11 आई थिंक ऑफिसर थे, वुमेन ऑफिसर थी, जिनमें क्या कहते हैं उन लोगों को सैलरी भी नहीं दी गई थी 3 महीने के लिए, उनको मार्च आउट ऑर्डर भी नहीं दिए थे। मतलब देयर वाज अ कंफ्यूजन, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था कि क्या होने वाला है जी। एंड उसके बाद ये केस एक फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने ये परमानेंट कमीशन की लड़ाई शुरू करी। उसके बाद उन्होंने पैरिटी, जेंडर पैरिटी पे शुरू करी क्योंकि वुमेन ऑफिसर्स को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। ओके। कि उनको एट सीनियरिटी नहीं मिलती थी, उनको क्या कहते हैं उन्हीं के पैरेलल मेल ऑफिसर्स को क्या कहते हैं सीनियरिटी मिलती थी और वो 6 महीने 8 महीने उससे सीनियर हो जाते थे। तो मैंने एक पॉइंट रेज किया कि जेंडर पैरिटी क्यों नहीं हो रही है, हमें डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जा रहा है। एंड ये जर्नी उसकी धीरे धीरे उसने स्टेप बाय स्टेप अपने केसेस करती गई 2011 से। एंड उसके बाद ये केस जब कहते हैं वो 19 ईयर्स की सर्विस, मतलब 2011 में उसको 14 साल के बाद उसको 5 साल का एक्सटेंशन फिर मिला। ओके। जब उसको 5 साल का एक्सटेंशन मिला तो 19 साल हो गए। तो जब 19 साल हो गए तो फिर वही क्वेश्चन, फिर वो केम बैक टू द सेम स्क्वायर वन की क्या कहते हैं ना तो परमानेंट कमीशन ऑफर कर रहे हैं ना क्या कहते हैं आप पेंशन की तो बात ही नहीं हो रही थी। उस टाइम पे मेरी सिस्टर का सिंपल कंसर्न था कि मैंने 19 साल आर्मी में
सर्व किए हैं और काफी कमेंडेबल टेन्योर सर्व किया है। और अगर मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, इफ एज एन ऑफिसर गलत नहीं हूँ, आपने मेरे काम में कहीं गलत नहीं देखा है, तो आप मेरे को परमानेंट कमीशन क्यों नहीं दे रहे हैं? जी तो उसका ये पहला कंटेंशन था। पेंशन और ये सब तो उसका सेकेंडरी था। उसका क्लियर था कि मेरे को आप परमानेंट कमीशन किस बेस पे नहीं दे, क्या मैं वुमेन ऑफिसर हूँ इसलिए नहीं दे रहे हैं, क्या मैं एसएस ऑफिसर हूँ इसलिए नहीं दे रहे हैं। तो उस टाइम पे ये भी क्वेश्चन उठाए गए थे, मतलब फौज की तरफ से, द वन हु वर फाइटिंग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने ये कहा कि आपकी ट्रेनिंग कब है? तो मेरे बच्चे का आर्ग्यूमेंट था, ट्रेनिंग मेरी गलती से तो नहीं है, आपने मुझे जो बोला। एंड क्वेश्चन यही था कि भाई 5 साल जब मैंने सर्व किया है फौज में, आपने मेरे में पहली बात तो जब एसएस ऑफिसर वुमेन एसएस ऑफिसर आई थी स्पेशल एक्टिव स्कीम में, तो उनके फर्स्ट 3 इयर्स में तो आर्मी में एसीआर भी नहीं लिखी जाती, यूनिट यूज टू जस्ट एसएस। तो उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि इसमें एज एन ऑफिसर मेरी गलती कहाँ है? मैंने तो, आपने मुझे डिलीवर करने के लिए कहा, मैंने डिलीवर किया। आपने मुझे स्पाउस पोस्टिंग नहीं दी, मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया। आपने मुझे बोला कि कितने की आई एम वुमेन ऑफ मेरी सिस्टर इनफैक्ट लाइफ टाइम डिसेबल है फॉर हियरिंग। शी वाज, बिकॉज यू वुड नो कि इंजीनियरिंग में आपको माइंड पे काम करना पड़ता है, सो शी वाज पोस्टेड इन फॉरवर्ड एरियाज। So every kind of job that was expected out of her, उसने वो सब डिलीवर किया। तो उसका यही आर्ग्यूमेंट थी कि भाई आप परमानेंट कमीशन दे क्यों नहीं रहे? दैट वाज हर फाइट। एंड वही फाइट कंटिन्यूसली उसने लड़ी। एंड 2022 में जब उसका केस हियरिंग के लिए आया दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दैट टाइम क्या कहते हैं, एंड इंडिया की जितनी भी जर्नी है इस पूरे केस में, लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा की जर्नी है, उसमें काफी एडवोकेट आए जो काफी क्या कहते हैं क्रेडेंशियल्स के साथ आए। आई मीन आई वुड नॉट टेक देयर नेम, बट काफी क्रेडेंशियल्स के साथ, एंड दे वर कन्विंस्ड। उनको मालूम था कि वो जो केस मेरी सिस्टर का उठा रहे हैं उसमें मतलब वजूद है, देयर इज अ वे टू इट। सो राइट फ्रॉम हर first advocate to the last advocate, सबने cases उठाए, and they argued to with the Union Government of India that कि आप इसको किस बेस पे रिजेक्ट कर रहे हैं इस पिटीशन को। एंड मेरी सिस्टर की लड़ाई में उसके साथ उसकी कोर्टमेट की थी, एंड दोनों ने मिलके मतलब इस पिटीशन को पुश करते रहे। तो उनका मेन कंसर्न ये था कि वुमेन ऑफिसर को परमानेंट कमीशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, वुमेन ऑफिसर्स को जेंडर पैरिटी में क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा है। इसीलिए उसका जो मेरी सिस्टर का लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा का जो केस है वो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन पे है, यू नो। तो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन अगर आप उस पिटीशन की पूरी स्टडी करेंगे तो आपको 3 बातें खुल समझ में आएगी कि पहली बात तो वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा एज एन ऑफिसर का डिस्क्रिमिनेशन, यू नो। जो एसएस ऑफिसर है, जो मैंने आपको पहले बताया था, मेरे फादर का कहना था कि प्रेसिडेंट कमीशन एक ही होता है, मिलिट्री रैंक ही है, केवल मिलिट्री के ऑफिसर्स को ही प्रेसिडेंट कमीशन दिया जाता है इस देश में। तो जो प्रेसिडेंट कमीशन है उसको आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये परमानेंट कमीशन है, क्या रेगुलर कमीशन है, ये क्या कहते हैं आईएमए से आए हैं, ये एनडीए से आए हैं, ये ओटीए से आए हैं, या एएफए से आए हैं, मतलब एयरफोर्स का। तो प्रेसिडेंट कमीशन इज वन, एक मिलिट्री रैंक है, एक प्रेसिडेंट कमीशन है, तो डिफरेंट रूल्स क्यों है? रूल्स तो सबके लिए एक ही होने चाहिए। तो उनकी डिस्क्रिमिनेशन एसएस ऑफिसर्स की क्यों? तो पहले तो वुमेन था, दूसरा एसएस था, एंड तीसरा ये था कि कहते हैं कि कॉम्बैट, आप कैसे एफिशिएंट कॉम्बैटेंट बन सकते हैं आप फौज के लिए। तो मेरी सिस्टर ने वो भी प्रूव करके दिखाया कि एक एफिशिएंट कॉम्बैटेंट एक वुमेन भी बनती है, यू नो। तो ये कंसर्न था पॉलिसी मेकर्स का कि वुमेन कैन शी रियली डिलीवर, जब लड़ाई है या कुछ है तो एक लेडी क्या कहते हैं उतना डिलीवर कर सकती है विदा भी एक मेल ऑफिसर की। तो मेरी सिस्टर का ये कहना था, और उनकी मतलब उनकी पेटिशन का ये कहना था कि नहीं, वी कैन डिलीवर, आप हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। एंड
पैरेलली क्या था कि फौज में वैकेंसीज बहुत, यू नो, जी ऑप्शन ग्रेड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनटीओ, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन। तो जब आपका इतनी वैकेंसीज है और आप एक टैलेंट पूल को किस बेस पे बाहर निकालते हैं, जब आपकी वैकेंसीज है तो आप उनको यूटिलाइज करिए, जिसका टैलेंट पूल स्किल सेट आपने पूरा डेवलप किया है इतने सालों से, और उसमें आपने कोई फॉल्ट भी नजर आई है तो आप क्यों उसको बाहर निकाल। तो ये 3 मेजर पॉइंट थे जिसको मेरी सिस्टर ने बेसिकली कंटेस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, एंड फाइनली उसका केस जब दिल्ली हाई कोर्ट में था तो मेरी सिस्टर को 2022 में रिटायर कर दिया, रिलीज कर दिया। जी जी हाँ फिर, हाँ जब उसने 19 साल के बाद जब वो 5 साल के एक्सटेंशन में आई तो उसको रिलीज कर दिया 22 में, एंड उसको किसी ने 3 महीने का भी नोटिस पीरियड दे दिया। मतलब मेरी सिस्टर उसके पैनल कोर्टमेट्स को भी जो कंटिन्यू कर पा रहे थे तब तक। तो मेरी सिस्टर ने उसको रिलीज हुआ, वो जम्मू में पोस्टेड थी, वहां से उसका पेबल हो गया, आईडी कार्ड रिलीज हो गया, सब कुछ, मतलब जैसे फुल एंड फाइनल होता है रिटायरमेंट पे, वो सारा कुछ हो गया। उसके बाद उसका मेरे सिस्टर केस तो दिल्ली हाई कोर्ट में लिस्टेड था, लेकिन ये जो मेरे सिस्टर का सिमिलर केस सुप्रीम कोर्ट में गया सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच पे, एंड जब वो उस बेंच पे केस गया तो उन्होंने इमीडिएटली लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा का केस पिक किया। उन्होंने कहा इससे पहले तो ये कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा का केस चल रहा है इसी बेस पे, तो उन्होंने उस केस को कॉल आउट किया, एंड उस केस पे फिर फाइनली उन्होंने उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फेवरेबल डिसीजन दिया, ये कहा कि दिस इज कंफर्म दैट देयर इज एन इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो आई विल रिपीट अगेन, ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन वुमेन ऑफिसर के साथ था, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन एसएस ऑफिसर के साथ था। एज पर आर्टिकल 18 एंड आर्टिकल 33 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये डिस्क्रिमिनेशन था ऑफिसर का, ऑफिसर का क्लास विद इन अ क्लास जो हम कहते हैं वो ये हो गया। तो इट वाज सुप्रीम कोर्ट बेंच का ये डिसीजन था कि इट इज एन इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड Lieutenant Colonel Nitisha should be reinstated into uniform. तो 2022 में आप समझ लीजिए कि जब वो की जैसे रिटायर हो गई, आईडी कार्ड सबमिट कर दिया, तो कुछ हो गया, फुल एंड फाइनल हो गया। 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया दिसंबर के महीने में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा को प्लीज ज्वाइन बैक। जी So it's a benchmark case, not only indirect discrimination, it is also a benchmark case कि she was asked to join not by army authorities, she was asked to join by Supreme Court authority. कि वो केस जीत गई है तो उनको वापस ज्वाइन कराइए। तो then by this my sister had joined अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने पूना में ज्वाइन कर लिया था, was a serving army also, तो उसने फिर वहां ज्वाइन कर लिया and you know as a wife, then she joined back. And उन्होंने फिर वहां जाके अपना कोर्स किया and she went back to uniform. So this is 2 benchmark cases. One is a benchmark case which जो उन्होंने indirect discrimination पे जीता, और दूसरा ये था कि कहते हैं कि देखिए फौज के साथ उन्होंने लड़ाई नहीं करी, फौज को ये बताया कि आप गलत जा रहे हैं। She opened the eyes of the फौज, and ये तो हम सब समझते हैं कि जब आप सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो सिस्टम आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बिकॉज जो भी सही के लिए आवाज उठाता है तो सिस्टम उसको क्या कहते हैं इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि सिस्टम इज व्हेन वी से सिस्टम मींस पीपल, राइट? तो पीपल लोग मानना नहीं चाहते कि गलत है, लेकिन जब मेरी सिस्टम ये केस पूरा जीता and then when it became a benchmark and we speak, मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये indirect discrimination आज के टाइम पे जैक के सिलेबस में है, बुक के सिलेबस में है। हाँ या मतलब अगर मैं सही समझूं तो ये एक मतलब इफ आई यूज द सिमिली यूज करता हूं तो एक चींटी और हाथी की लड़ाई थी जिसमें चींटी जीतती है, बिकॉज सिस्टम इज एन हाथी, सिस्टम बहुत बड़ा।
लेकिन चीटी गलत नहीं थी, सिस्टम भी जानता था। किसी देखिए बाद में सिस्टम ने खुद समझा कि हाँ उसकी लड़ाई सही थी। देखिए मेरी सिस्टर का आज तक फैन नहीं है, हालांकि मेरी सिस्टर कभी भी कोई भी क्या कहते हैं बाइट नहीं देती है, आप कभी भी कहीं उसकी फोटोग्राफ भी नहीं देखेंगे, अदर देन सोशल मीडिया इन सोशल कैपेसिटी। ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम लोग ब्रिटिश फोर्सेस से लेगेसी लेके आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कहते हैं मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हुआ था, राइट। तो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में किसी को ये नहीं कह सकते कि आप गलत थे, आप गलत थे। ठीक है, जैसे जैसे इवॉल्व हुआ हमारा देश इंडिपेंडेंस के बाद, वैसे वैसे हमारी फौज ने अपने अपने करेक्टिव डिसीजन लेते रहे। तो ये और बिल्डिंग ब्लॉक था फौज को बचाने के लिए कि आपने वुमेन ऑफिसर्स ली है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स ली है, तो उनको करेक्ट करिए। एंड जब मेरी सिस्टर ने ये केस जीता, तो उसके बाद 32 वुमेन ऑफिसर्स इंडियन एयरफोर्स की थी, उनकी भी एप्लीकेशन इसी बेस पे थी। और जब उनकी एप्लीकेशन गई तो यही क्या कहते हैं जो एडवोकेट था उसने बेसिकली किसी एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट किया, और ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फिर जाके जीत के आ गई।